नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, वीपीओ का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा निर्धारित हो गई है। आप सभी लोगों के पास टोटल अब देखा जाए तो मोटी मोटा 50 दिन का समय अभी भी है। ठीक है, वैसे 60 दिन का समय है, लेकिन मैं 50 दिन जोड़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट का जो 10 दिन होगा वो आपका रिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस 50 दिन में दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था नहीं पढ़ना है। आपके पास दो विषय और है जिसका नाम है यूपी स्पेशल, ठीक है, और कंप्यूटर सेक्शन। इस पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि आयोग जिस तरह से प्रश्न के स्तर को बढ़ा के पूछ रहा है, ज़रूरत ये है कि आप सभी लोग यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, और लास्ट टाइम में जब आप देखते हैं सिलेक्शन होता है तो आप 1-2 नंबर से फेल या पास जब होते हैं तो वो जो 1-2 नंबर का फेल और पास वाला मैटर है उसको आप लोग यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में कवर कीजिए क्योंकि ये नोइंग विषय है, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था तो पहली बार अभी हो रहा है, इसमें क्या पूछेगा, अधिनियम पूछेगा, धाराएं पूछेगा, योजनाएं पूछेगा, ये अभी पहली बार है। लेकिन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का आपके पास पैटर्न अवेलेबल है, तो उस पैटर्न को देखते हुए आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कीजिए। ठीक है, यूपी स्पेशल में कोशिश कीजिए 20 नंबर का पेपर है तो कम से कम 18 नंबर आ जाए। कंप्यूटर सेक्शन में 15 नंबर का पेपर है तो 10 प्लस नंबर आ जाए। ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। यहाँ से जब आप बढ़त हासिल कर लेंगे, फिर वहाँ पे जब आप जाएंगे 65 मार्क्स वाले पे, तो वहाँ पे अगर 2-4 नंबर कम भी प्राप्त करते हैं एक एवरेज मार्क्स से, तो ये आपको बढ़त जब दिया रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़रूरत यह है कि तीनों विषय को आप बराबर ध्यान में लेके चलें और तीनों विषय को आप समय दें, अच्छे से पढ़ाई करें, तीनों विषय का नोट्स बनाएं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना मैं आपको दे दूं कि जो भी छात्र वीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था से लगभग मैंने 20 से 25 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट। आप जाके वहाँ से कंटेंट पढ़िए, एक बार पढ़िए और कंटेंट का लेवल देखिए और अपनी तैयारी को वहाँ से सुदृढ़ कीजिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट एक बार वीपीओ का पंचायती राज व्यवस्था का ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, बाकी कुछ छात्रों का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि सर ये जो पंचायती क्या है, ये जो अभी एग्ज़ाम डेट आया है इसको लेके बड़ा कंफ्यूज है कि क्या वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो एक शब्द में मैं आपको बता दूं कि जो छात्र पैट 2022 का एग्ज़ाम दिए थे और उस एग्ज़ाम में जिन्होंने 69.05 नंबर स्कोर किया है और इसके बाद में वीपीओ का जब मेंस का फॉर्म ओपन हुआ था जिसमें 25 रुपीज़ मांगा गया था, याद कीजिए आप लोग, क्योंकि 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीपीओ वैकेंसी का इतिहास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको रिकॉल भी कराना है। तो अगर आपने 25 रुपीज़ का वीपीओ का जब मेंस फॉर्म ओपन होके आया था, अगर आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। नो डाउट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, स्कोर कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने वीपीओ का जो मेंस फॉर्म फिल किया है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा, सीधे आप रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, 200 रुपये पेमेंट आपको करने हैं और सीधे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो स्कोर कार्ड है या नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया है, पैट 2022 की परीक्षा दी है और वीपीओ मेंस का फॉर्म फिल किया है, 25 रुपीज़ आपके डिडक्ट हुए हैं और आपने वो फॉर्म कंप्लीट किया है, देन आप जो वीपीओ की परीक्षा होनी है 27 अप्रैल को, उसमें आप एलिजिबल हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मेंस फॉर्म कब ओपन होके आएगा, जो जिसमें 200 रुपये पेमेंट करना है, इसकी चर्चा अभी मैं आगे करता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि वीपीओ का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूँ कि 1468 पद पर ये वैकेंसी आई थी, अभी भी है, इसका एग्ज़ाम होना है। माध्यम इसका पैट 2022 था, अगर आपने दिया है। फॉर्म इसका ओपन हुआ था 23 मई से 12 जून तक 2023 में। ठीक है, इसी को मेंस फॉर्म बोलते हैं, जिसमें 25 रुपये कटता है। इसके बाद में इसका जो कट ऑफ गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए सेम है, 69.05 ये कट ऑफ गया था।
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। बाकी एससी का आप देख सकते हैं 68.54 है, एसटी का आपका 66.78 है और दिव्यांगजन का 55.09 है। बाकी आरक्षणवार अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ जो कट ऑफ आया था उसका पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग वहाँ पे अपना आरक्षणवार कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो उनको भी याद होती चलें। टोटल फॉर्म की अगर मैं बात करूं कितने फॉर्म इसमें पड़े हैं, फॉर्म पढ़ने की बात अलग होती है और एग्जाम देने की बात अलग होती है। तो टोटल फॉर्म जो पड़े हैं दोस्तों वो लगभग 65,000 प्लस फॉर्म इसमें फिल हुए हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम डेट 27 अप्रैल को निश्चित हो चुका है। 200 रुपये का जो एग्जाम फीस है ये अभी पेंडिंग है। जब एडमिट कार्ड आएगा आपका, ठीक है, जब एडमिट कार्ड आपका आएगा उसी टाइम पे आपका ये 200 रुपये पेमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी 200 रुपये आपका पेमेंट होगा उसी टाइम से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अभी क्या है कि ये फॉर्म आप ये मान के चलिए कि फरवरी तो बीत ही चुका है, लगभग मार्च में एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म जो मेंस का फॉर्म जिसमें 200 रुपये पेमेंट करना है ये मार्च में एक्टिव हो जाएगा और जब भी आप 200 रुपये पेमेंट करेंगे उसी टाइम से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उसी टाइम से हो या आयोग कुछ टाइम दे दे कि 15 दिन के पहले या 1 हफ्ते के पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। 200 रुपये का पेमेंट आपका होगा, इसके बाद में हो सकता है कि 15 दिन या 7 दिन के पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए और ये 200 रुपये का पेमेंट जो है ये एग्जाम तक वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब भी ये एक्टिव होगा तो ये एग्जाम तक एक्टिव रहेगा। 200 रुपये का पेमेंट करके आप कभी भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मार्च में ये एक्टिव होने की संभावना है, नहीं तो हो सकता है कि मार्च एंड तक अपना करवा दें। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, अंतिम रणनीति पे चर्चा करनी है हमको इस वीडियो पे। आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल स्ट्रेटजी की, जिसके अंतर्गत आपको पहले अपने पढ़ाई के लिए माहौल क्रिएट करना है। क्योंकि आप जहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लगातार अपना 50 दिन जिस जगह पर आप बैठ के तपस्या करने वाले हैं, अगर उसके आसपास का जो माहौल है वही नहीं सही है तो आपकी तपस्या तो भंग होगी। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, लेकिन तीसरे दिन भंग हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का माहौल सही हो। जैसे अगर आप घर पे रहते हो तो वहाँ पे जो घर के सदस्य होते हैं उनकी जो बातचीत होती है, ना चाहते हुए आपको उनकी बातें सुननी पड़ती है। अगर आप बाहर रह रहे होते हैं, जहाँ पे रूम रेंट लेके आप रहते हैं, वहाँ के आसपास ऐसे दोस्त अगर आपके हैं कि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते हैं और आपको भी जब आप पढ़ रहे होते हो तो आके डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। इसके बाद में दोस्तों हो सके तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है, 5-10 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा इफर्ट लगेगा अगर लाइब्रेरी दूर है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो लाइब्रेरी ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो माहौल आपको लाइब्रेरी में मिलेगा वो ना तो आपको रूम पे मिलेगा, वो ना तो आपको घर पे मिलेगा। लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो ऑलरेडी आप फोकस्ड होकर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि पहले अपने माहौल को सही कर लीजिए। उसके लिए अगर आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़े तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अब नहीं करेंगे तब कब करेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए अच्छी पढ़ाई के लिए। बाकी नहीं लाइब्रेरी आसपास है तो आप लोग रूम पर रह के ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रह के ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दोस्त मैं बात करूंगा शुरुआत की। देखिए बहुत सारे छात्रों को ये दिख रहा है कि 50 दिन है मेरे पास। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 50 दिन ही है, लेकिन अगर आप 50 दिन देख के चलेंगे, ठीक है, तो आप 1 दिन मेहनत करेंगे, 2 दिन मेहनत करेंगे, तीसरे दिन मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि अभी मेरे पास 47 दिन और है। अगले दिन मेहनत कर लेंगे, इसके बाद अगले दिन मेहनत किए, उसके अगले दिन मेहनत किए, फिर चौथे 5वें दिन आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि अभी मेरे पास 40 दिन है। तो ऐसे करके क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो स्टडी टाइम होगा, टोटल 50 दिन का जो स्टडी टाइम होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 50 दिन आपको नहीं दिखना चाहिए, आपको 1 दिन दिखना चाहिए। जैसे आप मान के चलिए कि आपने 21 तारीख को टारगेट कर लिया तो आपको सिर्फ 21 तारीख दिखना चाहिए, ना कि 22, ना कि 23, ना कि अभी बहुत समय है, अभी 40 दिन है, अभी 1 महीना है। कतई आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको 1 दिन का टारगेट करके चलना है और उस 1 दिन में अपना जो स्टडी टाइम है, क्वालिटी स्टडी टाइम, इसको बढ़ाना है। ठीक है, जैसे आपने कर लिया कि मुझे 21 तारीख को 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, तो 21 तारीख को 10 से 12 घंटे, फिर 22 तारीख को 10 से 12 घंटे, फिर 23 तारीख को 10 से 12 घंटे। एक दिन को आप टारगेट करके चलेंगे, ना कि टोटल 50 दिन को टारगेट करके चलेंगे। क्योंकि अगर आप टोटल टाइम ऑफ पीरियड देखेंगे 50 दिन का,
तो वो एवरेज कम हो जाएगा कंपेयर टू अगर आप एक एक दिन टारगेट करके स्टडी करते हैं, ठीक है। और इंप्रूवमेंट चाहते हो, इससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आप लोग उस एक एक दिन को भी एक एक घंटे में बांट दीजिए, ठीक है। एक एक दिन में एक एक घंटे जो होते हैं ना, उनको आपको लेके चलना है कि मेरा ये घंटा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कोशिश रहनी चाहिए कि एक दिन में जो मुझे घंटा मिला है 10 से 12 घंटा, उसको मुझे पूरा यूज करना है। यानी कि एक छात्र ऐसे होंगे जिनको 50 दिन दिख रहा होगा, तो वो थोड़ा सा क्या होंगे ना, वो रिलैक्स होंगे कि यार आज नहीं पढ़ाई हो पाई तो कल कर लेंगे, कल नहीं हो पाई तो परसों कर लेंगे, ठीक है। आज यहाँ चले जाते हैं, आज वहाँ चले जाते हैं, ठीक है, अभी 1 महीना तो बाकी है, 1 महीना हो जाएगा। तो ये 50 दिन वाले हैं। और दूसरी कैटेगरी के छात्र ऐसे होंगे जिनको एक एक दिन इंपॉर्टेंट लगेगा, वो एक एक दिन को देखेंगे कि हाँ मेरे पास आज का दिन है। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी के छात्र ऐसे होंगे जिनको अपना एक एक घंटा दिख रहा होगा। अभी जो पढ़ने आप जा रहे हैं वो आने वाला 1 घंटा 2 घंटा आप कितने क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। और घंटे के बाद में मिनट होता है, अगर मैं मिनट पे आऊँ तो वो आपके एग्जाम टाइम में चलता है। जब आप ये देख रहे होते हैं, बार बार घड़ी देख रहे होते हैं कि आपके पास कितना मिनट बचा हुआ है, तो वो फोकस वो एग्जाम टाइम में होता है। वो आप इस टाइम पे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पे तो एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। जब वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है तो एक क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में करना होता है। तो बैंकिंग के एग्जाम में सेकंड की वैल्यू होती है। और वनडे एग्जाम्स में जब आप स्टार्ट करते हैं तो मिनट की वैल्यू होती है। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब आप घंटे की वैल्यू मान के चलेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आपको ये दिखना चाहिए कि आपके पास 50 दिन का समय है। बात आप समझ रहे हैं? तो आप जब भी पढ़ने बैठें 1 घंटे का टारगेट मान के चलें और उस 1 घंटे में आपको बेहतर करना है, ठीक है। फिर अगला घंटा बेहतर करना है। ऐसे करके आपको एक दिन में 10 से 12 घंटे मिनिमम स्टडी करनी है। इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 से 12 घंटे से कम स्टडी नहीं होनी चाहिए पूरे 50 दिन तक, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। 65,000 छात्र यहाँ पे बैठ रहे हैं। 65,000 में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 30 से 40,000 सीरियस हैं। जब आप ये मान के चलेंगे कि मेरी फाइट आसपास के लोगों से नहीं है, 30 से 40,000 पढ़ने वाले छात्रों से है और सीट एक लेनी है, और उस एक सीट पे हजार छात्र कंपटीशन में है, 500 छात्र कंपटीशन में है, तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितने प्रेशर में है। और आपको डरना पड़ेगा भाई। डर नहीं रहे इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। आपको डरना पड़ेगा, आपको सजग रहना पड़ेगा। इस तरह से जब डर कर और संभल कर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और हर एक घंटे को क्वालिटी आर बना के चलेंगे, तब जाकर आपकी परीक्षा निकलेगी। यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्टडी सोर्स। देखिए स्टडी सोर्स आप हमारे ग्रुप से भी जुड़े होंगे। अगर आपने हमारा पेड बैच लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आपने कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है। जरूरत दोस्तों ये है कि आप किसी एक पेड बैच पर निर्भर मत रहें। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, आपको अपना नोट्स खुद बनाना है, खुद रिसर्च करना है, मार्केट से जो बुक्स हैं उनको उठाना है, वहाँ से कंटेंट खुद का तैयार करना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप किए हैं अभी तक तो आप सब निश्चिंत रहिए, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पेड बैच लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने की हुई हैं वो आपको बनी बनाई मिल जाए तो आप लोग पेड ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम टाइम है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट बढ़िया है, आपको उस पर विश्वास है कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है वो निकाल देगा, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी भटकें। लेकिन ज़रूरत यह है कि 3 से 4 जगह से मटेरियल उठाइए कम से कम। किसी एक के मटेरियल पर आप निर्भर मत रहिए, ये कहीं ना कहीं आपको लास्ट में नुकसान कर सकता है। तो मार्केट से 3 से 4 जगह से मटेरियल उठाइए। बुक्स हो सकती है, पेड बैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपको 3 से 4 जगह से मटेरियल उठाना है। सबको छांट के खुद का शॉर्ट नोट बनाना है, या मटेरियल में अगर चीज़ें अच्छी से लिखी हुई है, एक तरह से ई बुक की तरह है, तो आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने दे रखा है। डाउनलोड भी अलाउ किए हैं आप सभी लोग। जो ई बुक मैंने दिया है उसका भी प्रिंट आउट निकाल के उसको हाईलाइट करके आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्त सबसे ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अल्टरनेट डेज पर आपको टेस्ट देना है, ठीक है। अल्टरनेट डेज पर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। अब इतना तो फुल लेंथ टेस्ट अगर कोई दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो आपको 3-4 जगह से 5 जगह से आपको मॉक टेस्ट उठाना है, ठीक है। 3-4-5 जगह से आप अच्छे सोर्सेज से, अच्छी जगह से मॉक टेस्ट उठाइए जिनका लेवल अच्छा रहे, ठीक है। वो रिसर्च मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अल्टरनेट डेज पे एक टेस्ट सॉल्व करना है। अल्टरनेट डेज पे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे कारण है। देखिए मैं बता रहा हूं क्यों।
अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने का मतलब ये है कि एक दिन दें और एक दिन ना दें। जब आप एक दिन मॉक टेस्ट देंगे, आपने समझ लो कि आज मॉक टेस्ट दे दिया, तो जो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है या ऑफलाइन टेस्ट होता है, जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया, एक दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, 100 नंबर में आपके आए, समझ लो कि 70 नंबर आए, ठीक है टोटल। इसके बाद में आप उसका एनालिसिस कीजिए कि आपने गलती कहाँ पे की है, गलती आप सुधारिए, ठीक है, पढ़िए उसको, फिर से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और अगले दिन फिर से उसको रीअटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में उसको रीअटेम्प्ट करना है और रीअटेम्प्ट में 100 में आपको कम से कम 95 प्लस नंबर लाना है, क्योंकि आपने इसका एनालिसिस किया है, इस पेपर का आपने एनालिसिस कर लिया है। तो एक दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है और अगले दिन, ताकि एक दिन का जब गैप हो जाएगा तो आप कुछ ना कुछ भूलेंगे ही, नहीं भूलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगले दिन उस टेस्ट का आप लोग फिर से रीअटेम्प्ट टेस्ट दीजिए और उस रीअटेम्प्ट टेस्ट में आपके नंबर फुल आने चाहिए। नहीं आए तो फिर से रीअटेम्प्ट टेस्ट दीजिए, 100 नंबर उसमें फुलफिल आपके आने चाहिए। जब आ जाए तो इसके बाद में आप लोगों को अगला टेस्ट देना है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने मोटी मोटा इन 2 पॉइंट्स में? इन 2 पॉइंट्स में मैंने ये बताया कि आपको मार्केट से 2-3 जगह से अच्छे मटेरियल उठाने हैं, अच्छी जगह से टेस्ट उठाने हैं और उन टेस्ट को आपको अल्टरनेट डेज पे सॉल्व करना है। अगर अगले दिन फुल मार्क्स नहीं आया तो उसको आप लोग फिर से रीअटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद में जब फुल मार्क्स आ जाएगा, इसके बाद में आप लोग तीसरा टेस्ट देंगे। ऐसे नहीं करना है कि आपने एक टेस्ट आज दे दिया, इसको आपने एनालिसिस नहीं किया, आपके 65 नंबर आ गए, फिर इसको छोड़ के आप दूसरा टेस्ट लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो भाई? पहले इसमें 100 नंबर लाओ, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। जो प्रश्न आपको टेस्ट में दिया जाता है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अगर वो फंस गया और आप 65 मार्क्स लाए थे यहाँ पे और आपने रिविजन भी नहीं किया, एनालिसिस भी नहीं किया और क्वेश्चन वही आ गया जो आपसे छूटा था, तो फिर तो एग्जाम में भी छूट जाएगा। तो जरूरी यह है कि जब तक 100 में 100 नंबर आपके ना आ जाएं एक टेस्ट में, तब तक आप दूसरा टेस्ट दे ही मत, ठीक है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, ये आप निश्चित कर ले, दिमाग में बिठा लें अपने, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो आप रोज टेस्ट देंगे और बिना एनालिसिस किए फिर अगला टेस्ट उठाएंगे और जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, क्योंकि उसका लेवल अच्छा होगा, तभी तो आपसे छूटा है। तो लेवल अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन को बार बार आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अल्टरनेट डेज या फिर 2 दिन पर आप टेस्ट दें, ठीक है, ये आप मान के चलिए। इसके बाद दोस्तों पावर ऑफ इमेजिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर ऑफ इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में देखें, ठीक है। जैसे यूपीएससी वालों को कहा जाता है कि आप डीएम बनेंगे बाद में, पहले आप खुद डीएम बनकर समाज में निकलो, कुछ जो समस्याएं हैं वहाँ की सॉल्व करो, लोगों से सामाजिक रूप से मिलो, अपने आप को एक डीएम का जो प्रोफेशन है उसमें महसूस करो, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी मान लें कि हम भैया वीपीओ के अधिकारी हैं, सचिव हम बन गए हैं, ग्राम पंचायत में बैठे हैं। फुलेरा सीरीज जाके देख लीजिए, ठीक है। अब फुलेरा सीरीज में जाके उसको आपको डिमोटिवेट होकर नहीं देखना है कि भाई वो कितना परेशान सा रहता है, उसको वो जॉब पसंद नहीं आती है जो वहाँ पे दिखा है। फुलेरा कह रहा हूँ, पंचायत सीरीज, ठीक है। तो पंचायत सीरीज में जो फुलेरा गाँव है वहाँ पे एक सचिव जी जाते हैं, तो वो अपनी जॉब से खुश नहीं रहते हैं, उनको MBA वगैरह करना रहता है। तो आप जाके देखिए, गांव की स्थिति देखिए, या कैसे कैसे आप गांव में निकलिए तो देखिए कि भाई मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। आपके जो ग्राम प्रधान है वो कहाँ कहाँ पैसा खा ले रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप में महसूस करिए। आप लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आप साइन करके दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके दायित्व हैं उनको आप थोड़ा महसूस कीजिए, आप इमेजिनेशन कीजिए कि आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन चुके हैं, आप सचिव बन चुके हैं। जब आप ये इमेजिनेशन पावर आपके अंदर रहेगी तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं, फिर मैंने लिखा हुआ मेहनत और किस्मत। ये सत्य है दोस्त, मैंने भी अपने जीवन में देखा हुआ है कि बहुत छात्र मेहनत तो करते हैं लेकिन उनकी किस्मत नहीं सही होती है। 1 नंबर से 2 नंबर से उनका छूट जाता है, या 1 साल 2 साल आगे डिले हो जाता है, या उनकी एज 30 तक पहुंचते पहुंचते उनकी जॉब लगती है, ठीक है। तो ज़रूरी यह है कि मेहनत और किस्मत दोनों आपके साथ रहे, और ये तभी होगा जब आप अपने आप को कमज़ोर समझें ही ना। आप अपने आप को किस्मत के परिप्रेक्ष्य में कभी कमज़ोर ना समझें। ये समझें कि आप तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने किस्मत को भी इमेजिन कीजिए कि आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। इस तरह से आप सोचिए, ठीक है। तो मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत करना है। इसके बाद में किस्मत को भी अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन के माध्यम से उसको बढ़ाइए कि इस बार तो किस्मत साथ देगा ही देगा, सब कुछ, सारी की सारी कायनात मेरे साथ है तो किस्मत साथ देगा, ठीक है। तो मेहनत और किस्मत दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते जाएं और अपने किस्मत को कोसें कि पिछली बार नहीं हुआ, इसकी पिछली बार नहीं हुआ। तो मेहनत
और किस्मत दोनों को साथ में लेकर चलना है, दोनों को सोचते हुए चलना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं सीधे आता हूँ जो मैंने आपको बताया। देखिए हमारा बैच है ग्राम पंचायत अधिकारी का, समग्र अध्ययन आपको दिया गया है। इससे बाहर लगभग जो आएगा वो आएगा ही, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब आएगा नहीं। देखो सब लोग कहते हैं मैंने यूपी पीसीएस लेवल का पढ़ा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं। मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फंसने का मतलब लगभग सभी प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, बाकी कुछ प्रश्न तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, सभी से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 350 पेजेस का मैंने PDF दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर सेक्शन का, जिसमें आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो समस्त योजनाएं हैं, लगभग 150 योजना है, उसका PDF मैंने दे दिया है। ठीक है, 100+ पेजेस में योजनाएं हैं। बाकी जब ये FSP प्रोग्राम चलेगा यानी कि फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0 चलेगा, तो जो योजनाएं मैं आपको दूंगा टारगेट बेसिस पर, उसको मैं फिर से अपडेट करता चलूँगा। ठीक है, उन फाइल्स को अपडेट करता चलूँगा। जैसे FSP 2.0 जब चलेगा तो जो योजना मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, टारगेट बेस दूंगा, तो उसको मैं वहाँ पे अपडेट भी करता रहूँगा। इसके अलावा 1947 का जो अधिनियम है और जो 1969 का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का अधिनियम है, ये सारी चीज़ें मैंने PDF के फॉर्म में आपको दे रखी हैं। रिसर्च कंटेंट है, एरर फ्री है। ठीक है, इसके बाद में जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है, इसको मैंने यूट्यूब पर फ्री किया हुआ है, आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। ठीक है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम पर मैं डेली अभी तो 30+ प्रश्न देता हूं। ठीक है, आने वाले टाइम में 50 प्रश्न दूंगा। डेली आपका लाइव टेस्ट होता है, 9 PM पे अभी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि टाइम चेंज किया जाए, तो इसके लिए मैं पोल करा लूंगा। जो भी पोल में आएगा वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। डेली टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट। जब ये FSP प्रोग्राम शुरू होगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे। प्रोसेस यही है कि आप एप्लीकेशन से बैच लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन से टेस्ट बैच लीजिए या कंप्लीट बैच लीजिए, दोनों बैच में से कोई भी हो सकता है। उसका जो लॉगिन डिटेल है आप मुझे सेंड कीजिए कि सर मैं इस नंबर से लॉगिन किया हूं, मैं चेक कर लूंगा, इसके बाद मैं टेलीग्राम पे आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, कंप्लीट पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज आपको कराया गया है। इसका जो टॉपिक वाइज मतलब एक टॉपिक के अनुसार आपको टेस्ट कराया गया है एप्लीकेशन पे, उसको आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। अभी तक हमने फुल लेंथ टेस्ट जो दिया है वो 7 टेस्ट दिया है, बाकी 3 टेस्ट बचा हुआ है, इसको भी 1 हफ्ते के अंदर निपटा देंगे। ठीक है, अब टाइम इसलिए लगता है क्योंकि भाई मेरा क्वेश्चन यूनिक रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यूनिक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस यही है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिंक दिया है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उसको आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। VPO टेस्ट का जो फी रखा हुआ है, सहायता शुल्क, मेहनत आपके पीछे बहुत की जाती है दोस्त, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो 149 रुपये सहायता शुल्क है आपका VPO टेस्ट का। 275 रुपये है PDF का कंप्लीट PDF, जो कि प्रिंटेबल है। ठीक है, मार्केट में ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रिंटेबल PDF दे दे आपको, तो प्रिंटेबल PDF मैं आपको दे रहा हूँ। आप ईमानदारी से जाके बाई कीजिए, ईमानदारी से जाके प्रिंट आउट निकालिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसके बाद में कंप्लीट बैच जो कि 399 का है, इस पर कूपन कोड अगर होगा आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको कूपन कोड दे दिया जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस 399 में आपको PDF, वीडियो, टेस्ट सीरीज, ठीक है, UP GS स्पेशल और इसके बाद में कंप्यूटर सेक्शन, सभी का नोट्स टेस्ट आपको इसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप लोग इस नंबर पर जो है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप सभी लोग डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बैच के बारे में बता दिया है, बाकी सारी चीज़ें जो ऊपर बताई है वो आप लोग अच्छे से उस चीज़ को पढ़ते हुए अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बाकी एक वीडियो मैं और लाऊंगा, उसमें मैं जो फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम होगा टारगेट बेस पे, उसके बारे में चर्चा करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।